नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसका मतलब है कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये वर्ड ही कहता है क्या, आई एम पॉसिबल। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं। ये इम्पॉसिबल वर्ड ही खुद को कहता है आई एम पॉसिबल, सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सब कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपका मन कैसा है, आप करना क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं, हर चीज को आप देखते कैसे हैं। ये इम्पॉसिबल वर्ड में देख रहे हैं आपकी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, कि आपके ये देखने पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कैसे देखते हैं, कि क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। अगर हमने मान लिया कि पॉसिबल नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं हो जाएगा। अगर हमने मान लिया कि यस ये पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो ऐसा ही होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं करा रही हूँ यहाँ पर सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 5 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट पर बताया था कैसे पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चंस भी डिस्कशन किए थे कि कैसे आपको क्वेश्चंस, टॉपिक आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट आपको उस टॉपिक को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल हमारा 6th चैप्टर है, और जहां पर हम पढ़ेंगे ट्राइंगल में भी हम इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए गुड, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि उन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्वेश्चन में अप्लाई करके नहीं देखा तो बात हमारी बनेगी नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको प्रीवियस ईयर हमारे सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगी या कर लूंगा, या इस टाइप से जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उस टाइप से हमारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, या मैं कहूँ कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैंने किस टाइप से क्वेश्चंस को रखना है। यानी कि हम कहें कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को कैसे अपने क्वेश्चन में यूज करना है, ये सब कुछ हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हर बार की तरह। जैसे मैं हर बार अपने चैप्टर्स में सबसे पहले जो लेक्चर है, सबसे पहला जो क्लास है, उसमें हमें इंट्रोडक्शन ही बताती हूँ कि क्या हमें इंट्रोडक्शन में एक्चुअली मैं ये बताती हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर जो हमने चैप्टर ओपन किया, कभी कभी चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता होता है, चैप्टर का नेम का मतलब ही नहीं पता होता, उसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं पता होता है। और चैप्टर पे जब आप थ्योरम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन क्लास में यही पढ़ना है कि चैप्टर का मतलब क्या है, क्या चैप्टर में है, चैप्टर का नेम का क्या मतलब है, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, सब कुछ हम अपने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी इस चैप्टर की, जो प्रोपोर्शनलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। और थेल्स थ्योरम को हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि वो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरम एज इट इज पूछी जाती है, एज इट इज उसका प्रूफ आता है, आपको या तो प्रूफ करना होगा या उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो किसी भी तरीके से आप देखिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके और एट लास्ट वही जो हर चैप्टर में होता है, क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी बहुत सारे। ओके शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। ओके चैप्टर का नेम है हमारे ट्राइंगल, और ट्राइंगल का
का सबसे पहले आपको मतलब समझ आना चाहिए, क्योंकि आपने ट्रायंगल को बहुत बार पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, बहुत बार ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जब चैप्टर की स्टार्टिंग करूंगी तो शुरुआत से बताऊंगी कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल जो वर्ड है, जिस चैप्टर का मतलब है, यानी कि जो चैप्टर का नेम है, उसका हमें मतलब समझ में आना चाहिए। ट्रायंगल मतलब होता है ट्राई। ट्राई मतलब ट्राई मतलब तीन, तीन साइड से क्लोज्ड फिगर। फिर से सुनेंगे क्या? थ्री साइड से क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल। इसको बनाकर देखते हैं कैसे बनता है ये कोई ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कैसे हुआ? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है, मतलब बंद फिगर है एक। और कैसा बंद फिगर है? थ्री साइड से बंद है। एक साइड हमारा ए बी, दूसरा साइड हमारा बी सी, तीसरा साइड हमारा ए सी। इन तीन साइडों से बंद एक फिगर है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल। और एंगल के बारे में भी सुन लीजिए कि यहाँ पर कितने एंगल बना रहा है। ये बना रहा है 3 एंगल एंड 3 साइड। अगर हम टोटल डेफिनेशन की बात करेंगे अगर, तो हम क्या कहेंगे? 3 एंगल एंड 3 साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? शेप के अलावा कोई और भी शेप हो सकते हैं हमारे ट्रायंगल के? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और ये इसका बेस क्या है, मतलब किस बेस पर हम जस्टिफाई करेंगे कि ट्रायंगल का ये बेस है? ट्रायंगल के बेस को हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल की टाइप किसके बेस पर? पहला पढ़ रहे हैं हम एंगल के बेस पर। यानी कि अगर ये जो 3 एंगल हैं, ये जो 3 एंगल हैं, ये 3 एंगल चेंज होंगे, यानी कि डिफरेंट, क्या चेंज होंगे? वैल्यू चेंज होगा भाई, और क्या चेंज होगा? इनका वैल्यू चेंज होगा। और जब वैल्यू चेंज होगा तो वैल्यू के बेस पर इनका वैल्यू चेंज होगा, और वैल्यू के बेस पर हम कहेंगे ये 3 टाइप होते हैं। पहला कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके ये 3 एंगल का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। सपोज दैट इसका जो वैल्यू है ये 40 डिग्री है। एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, ये याद रखना। एंगल का जो यूनिट होता है जिसमें हम बताते हैं वो डिग्री होता है। जैसे और भी होते हैं, ऐसा नहीं केवल डिग्री होता है, लेकिन अभी हमें डिग्री पढ़ना है। तो डिग्री में आप देख लीजिए कि ये हमारा 40 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, और ये हमारा 80 डिग्री का एंगल है। एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि क्या? मैंने कहा कि अगर मैं ये 3 इंटीरियर, अब इंटीरियर वर्ड आया तो इस वर्ड का भी मतलब समझ लीजिए। ये होता है, अगर मैं कहूँ इस लाइन को मैं आगे को प्रोड्यूस कर दूं, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। राइट? ये बाहर की तरफ बन रहा है, इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये अंदर की तरफ बन रहा है तो इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ आया? तो इसलिए मैंने इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिफरेंस बताया है, क्योंकि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है तो। राइट? इसीलिए जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी एक ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए मैंने उसी के बेस पर 3 एंगल ऐसे ले लिए हैं जिनका सम आप करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। बट ये तीनों एंगल कैसे हैं? 90 से कम है, इसीलिए ये एक्यूट ट्रायंगल है। सेकेंड टाइप है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जहां पर जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इट्स मैंडेटरी कंडीशन। राइट? सपोज दैट एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ये हमारा, है ना ट्रायंगल ये? ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये बी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए और सी का वैल्यू कुछ भी होना चाहिए, लेकिन एक एंगल सम प्रॉपर्टी जो फॉलो हो रही है वो करनी मैंडेटरी है, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। क्या? कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर उसमें से 180 डिग्री एक जो एंगल है 90 डिग्री का हो गया तो हम उसे सेकेंड टाइप कहेंगे, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ये होता है, इसका शेप भी देख लीजिए आप, होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब है वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा
अबव हो, किससे अबव हो, 90 से अबव हो। यानी कि बेसिक डेफिनेशन आप पकड़ पा रहे हैं क्या, कि बेसिक डेफिनेशन 90 से शुरू हो रही है। कि एक्यूट एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल हमारा 90 से कम वाला ट्राइंगल हो गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो एग्जैक्ट 90 वाला हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, जिसका एक एंगल 90 से अबव हो। सपोज दैट ये 120 हो, 90 से अबव हो मतलब कुछ भी, 100 हो सकता है, 110 कुछ भी हो सकता है। जिसका मतलब है हम इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये 3 टाइप हो गए हमारे ट्राइंगल के, किसके बेस पर, एंगल के बेस पर। कि एंगल अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम उसको क्या क्या कहेंगे। चलते हैं दूसरे अपने टाइप पर। ट्राइंगल का टाइप पढ़ेंगे साइड के बेस पर। कि साइड अगर चेंज होगी, साइड अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो हम उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे। ठीक, ओके। सबसे पहला टाइप है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल से ही समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप। क्या इक्वल मतलब जिस ट्राइंगल का, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, सबको पता है कितनी साइड होती है, 3 साइड्स होती हैं। अब 3 साइड्स का जो ट्राइंगल है उसमें तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों साइड्स को इक्वल करना होगा। तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल। आइसो का मतलब, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है 2 साइड। जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स अगर इक्वल हैं, 1 साइड डिफरेंट है। सपोज दैट इसका लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, तो इट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। स्केलर ट्राइंगल क्या होता है, स्केलर ट्राइंगल होता है हमारा जिसकी 3 साइड्स डिफरेंट हो। यानी कि तीनों भुजाएं उस ट्राइंगल की, अगर तीनों साइड्स अगर ट्राइंगल की हमारी डिफरेंट डिफरेंट हैं तो हम कहेंगे स्केलर ट्राइंगल। ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, इन बेस ऑफ ट्राइंगल, इन बेस ऑफ एंगल एंड इन बेस ऑफ साइड। बेस के एंगल के बेस पर हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गए और हमारे साइड के बेस पर ट्राइंगल हो गए। ये हमारा ट्राइंगल का मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया कि ट्राइंगल होता क्या है। अब चैप्टर की समरी समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है। अब ये मैम, अब सोचोगे मैम ये कहाँ काम आएगा, ये तो हमारे चैप्टर से रिलेट नहीं करता। बिल्कुल सही है, चैप्टर से रिलेट नहीं करता, बट ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये 2 बातें आप में इम्प्रूवमेंट करेगा। पहला, क्या आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे ट्राइंगल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है। दूसरा दूसरा क्या, कि जब हम इस ट्राइंगल के चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं पता होता है कि कब कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत हो जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन जैसे हमारा ट्राइंगल से आया तो ट्राइंगल के क्वेश्चन से, ट्राइंगल से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया, वो कुछ भी काम आ सकता है। मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं तो मैं ये सोच कर दूंगी ना कि आपने 9th क्लास में तो ट्राइंगल पढ़ा है, आपने 8th क्लास में तो ट्राइंगल पढ़ा है। जब आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, तो आपको बेसिक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद होंगी। ये मैं मान के क्वेश्चन देती हूँ। सपोज दैट मैंने ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन दिया, क्योंकि हमारा चैप्टर है ट्राइंगल की सिमिलरिटी, राइट। तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी में मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो उसमें मैंने एक सिमिलरिटी पर ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें हमारे 9th क्लास की जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी, जो आपने 8th क्लास में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, वो भी यूज हो रही होंगी। क्योंकि मैं ये मान कर चलती हूँ कि आप 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ कर आए हो, आपको ये बातें पता होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हमें उसके बेस पर जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हम पहले प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आ जाए जो हमें अपनी वो नॉलेज, जैसे जैसे हमने आज पढ़ा ट्राइंगल के टाइप को, तो हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन में यूज हो जाए, राइट। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल जो चैप्टर है आपको, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये आपको और कॉन्फिडेंट देती है, आपको और कॉन्फिडेंट करती है कि हाँ मुझे पता है इस चैप्टर के बारे में, इतनी नॉलेज मुझे पता है, राइट। 2 पर्सन है, कोई 2 पर्सन फर्स्ट टाइम कोई गेम खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम गेम खेल रहे हैं, बट उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो पहला पर्सन है उसको थोड़ी बड़ी जानकारी है, उनको उसको इन्फॉर्मेशन है उस गेम के बारे में, उसने कहीं पढ़ा होगा, मे बी बुक में पढ़ा होगा, मे बी कुछ यूट्यूब पर देखा होगा, या कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया जो साइट्स है
उन पर कहीं पर उसने देखा है, पढ़ा है या दोस्तों से डिस्कशन के टाइम सुना है। एक पर्सन है जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। बस ये दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में खेला किसी ने नहीं है, यानी कि जो गेम है इससे पहले फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं, इससे पहले खेला किसी ने नहीं है। लेकिन एक को थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी है, उसने कहीं बुक्स में पढ़ा होगा, कहीं कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और एक को एकदम पता नहीं है कि क्या है ये। आप बताइए कि दोनों में कौन कॉन्फिडेंट ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पर्सन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा एज कंपेयर टू सेकंड पर्सन। नर्वस तो दोनों होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा, क्योंकि उसको उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन तो पता है, उसके दिमाग में ये चीज, अनकॉन्शियस माइंड में उसके है ये चीज कि उसको इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पता है। बाकी जब वो ग्राउंड में उतरेगा खेलने के लिए, तो वो थोड़ा सा अपनी जो नॉलेज है, थोड़ी सी जो अपनी इंफॉर्मेशन है, उसमें अप्लाई करके हो सकता है एज कम्पेयर टू सेकेंड पर्सन वो जल्दी सीख जाए। राइट? तो ये कॉन्फिडेंट आपको रहना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंट रहता है हमारी नॉलेज से, हमारी इंफॉर्मेशन से। राइट? ओके। अब चैप्टर पर चलते हैं कि हमारे जो चैप्टर है उसका क्या, उसकी क्या कहानी है। उसकी कहानी है दो वर्डों से मिलकर बनी है। उसकी कहानी क्या है? एक तो दो वर्ड आपने सुना होगा, कॉन्ग्रेंट, दूसरा वर्ड है सिमिलर। ये वर्ड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है। ये देखो, दो बच्चा भी ये सोच रहा है कि ये दो वर्ड का क्या मतलब है। आप भी सोच पा रहे हो क्या मतलब है दोनों वर्ड का? सोचिए इसको। और 9th क्लास में आपने ये कॉन्ग्रेंट वर्ड को पढ़ा था, तो सोचने का मतलब नहीं, आई होप आपको पता होगा कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है, ये वर्ड का मतलब क्या है। राइट? क्या आपने पढ़ा था कॉन्ग्रेंट का मतलब? मैं भूल गए, मुझे नहीं याद है। ऐसा नहीं होता है, याद होना चाहिए भाई, आप पढ़कर आए हो तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है कॉन्ग्रेंट का मतलब। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है वो फिगर, उन दो फिगर को, भाई अब हम दो ही क्यों ले रहे हैं, हम एक क्यों नहीं ले रहे? हम कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर करते हैं। और जब भी हम कभी कंपेयर करते हैं, तो दो पर्सन में, दो ऑब्जेक्ट में, दो फिगर में कोई दो चीज होनी चाहिए ना कंपेयर होने के लिए। अगर मैं कहूं कि दो बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अगर मैं कहूं कि ए बच्चा ज्यादा तेज है पढ़ने में, अगर मैं कहूं कि ए बच्चा जो है वो ज्यादा तेज है पढ़ने में, तो ये मैंने कैसे बता दिया? क्या उसके ने कहीं पर बुक्स में लिखा है, कहीं पर ऐसा कुछ लिखा है जो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। मैंने किसी से कंपेयर करके बोला होगा। भाई हो सकता है मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बोला हो, कि हो सकता है क्लास में मैंने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से कंपेयर किया हो, और मैंने कहा होगा ए, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट बोलूंगी तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कि जो ए बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है बी से। मैं क्या कहूंगी इसको? कि ए जो बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है बी से। तो यानी कि हमने क्या किया? कंपेयर किया। जो जब भी हम कंपेयर करते हैं, तो हमें दो ऑब्जेक्ट, दो फिगर, दो पर्सन, कुछ भी दो चाहिए होगा ना, कंपेयर किससे करेंगे आप? सेम एज यहाँ पर भी है क्या, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब होता है कोई दो फिगर, और फिगर में मैंने यहाँ पर क्या लिया? ट्राइंगल लिया है। और जो पहला ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, अगर ये दो फिगर, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनका शेप और साइज दोनों ही बराबर होंगे, दोनों ही सेम होंगे। तब हम कहेंगे ये दोनों जो फिगर हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, वो कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं कहूं कि सिमिलर वर्ड पर आ जाइए। अब सिमिलर वर्ड क्या होता है? सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सिर्फ दिख रहे हो। दिख रहे हैं मतलब क्या हो? उनका शेप सेम हो, बट साइज सेम हो या ना हो, हम उनको सिमिलर कहेंगे। इसको देखिए आप। अब ये तीन फिगर हैं। अब इन तीन फिगरों में क्या आप बता सकते हो ये सिमिलर हैं या कॉन्ग्रेंट हैं? तो आपको 9th की डेफिनेशन से कॉन्ग्रेंट बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं है मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन कहती है कि दो फिगर, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब उनका शेप भी सेम हो, उनका साइज भी सेम हो, तब हम उनको कहेंगे कॉन्ग्रेंट। ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर हमारे का शेप तो सेम है, यानी कि शेप क्या है? शेप इनका है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में देखो तीनों ही स्क्वायर है, तो यानी कि शेप तो सेम है, बट साइज डिफरेंट डिफरेंट। ये बहुत बड़ा है, ये उससे छोटा है, और ये उससे छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिफरेंट साइज में है,
इसीलिए ये क्या होंगे, ये तीनों हैं सिमिलर, ये दोनों हैं कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ये दिख रहे हैं सेम और ये हैं भी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनका शेप और साइज दोनों ही बराबर हो, दोनों ही सेम हो, उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट। जिनका वो शेप सेम हो और साइज डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइज दिख रहे हैं, तो वैसे हम वो कहते हैं सिमिलर। ओके, को डेफिनेशन से भी याद कर सकते हैं। क्या है डेफिनेशन हमारी कॉन्ग्रेंट की, कि इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज, तो हम उनको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट। दे हैव कौन, ट्राइंगल, ट्राइंगल क्योंकि चैप्टर हम ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल। सिमिलर का वर्ड क्या मतलब है, सिमिलर टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम शेप नॉट नेसेसरली द सेम साइज, यानी कि अभी अभी मैंने क्या बताया, शेप उनका सेम होना चाहिए बट साइज जरूरी नहीं कि सेम होगा, तो हम उनको कह देंगे सिमिलर। यहां से एक और बात निकल कर आ गई, क्या, कि मैम ये तो है कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन, ये है सिमिलर की डेफिनेशन, तो यहाँ से एक बात निकल कर मुझे समझ में आई है। क्या समझ में आई है, एवरी, क्या होगा, हर एक कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो सकता है, बट इसका रिवर्स देखेंगे, क्या एवरी सिमिलर फिगर क्या हमारा कॉन्ग्रेंट होगा, नहीं होगा। हम कह रहे हैं ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, राइट। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 अगर कॉन्ग्रेंट है, ये तो भी हमने देख लिया कि हाँ कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट है। क्या ये सिमिलर नहीं हो सकते, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सिमिलर की डेफिनेशन होती है कि शेप सेम होना चाहिए। हाँ मैम, इनका शेप सेम है लेकिन साइज सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इनका साइज भी सेम है तो भी ये सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब है, एक डेफिनेशन निकल कर आती है, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आता है, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू कॉन्ग्रेंट। मतलब क्या, कि सभी कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। ये देख रहे हो ऐसा मुंह बना रहा है, इसको आज ही पता चला ये बात, तो इसलिए आपको भी याद रखनी है, रिमेम्बरिंग पॉइंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपको पता है क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिन्होंने दी थी ये थ्योरम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे इस चैप्टर की, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैं उसको कराऊंगी प्रूफ, और ये इसका प्रूफ भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।